दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश में ड्राइवर का जो पेपर हुआ है उसके संबंध में आज उसकी हम आंसर की है वो सॉल्यूशन करेंगे। इस पेपर को पूरा देखेंगे क्योंकि दिल्ली पुलिस ड्राइवर की वैकेंसी आ रही है, तो इसमें यहाँ से काफ़ी सारे प्रश्न वो पुटअप हो सकते हैं और आपके लिए ये काम का है, वो साबित हो सकता है। तो आज इस वीडियो में जो माना कि 17/4/2022 को जो एग्ज़ाम पेपर हुआ है हिमाचल प्रदेश में, जिस विभाग के बारे में मैंने बताया यानी कि इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश में ड्राइवर की पोस्ट के लिए पेपर हुआ है, इस पेपर को आज हम देखने वाले हैं। आप देख सकते हैं पोस्ट ऑफ ड्राइवर। तो एक दोस्त ने ये पेपर मेरे पास में भेजा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पर हम देखते हैं। तो जो इंग्लिश सेशन के स्टूडेंट है उनके लिए आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, या इंग्लिश सेशन के स्टूडेंट के लिए मैं अलग से वीडियो है वो बना दूंगा। सबसे पहले हिंदी सेशन के लिए देख लेते हैं हम। सड़क पर गाड़ी चलाने के लिए शिक्षार्थी खालिस्तान केवल वाहन का पंजीकरण प्रमाण पत्र है, व्यावसायिक निर्देश लिया है, एक वैध शिक्षार्थी लाइसेंस है, 12 महीने के भीतर ड्राइविंग टेस्ट के लिए आवेदन करें। तो इस पहले प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, एकदम सिंपल प्रश्न है, एक वैध शिक्षार्थी लाइसेंस हो। आप सभी को पता है कि शिक्षार्थी लाइसेंस होता है। इसके संबंध में मैं कुछ फैक्ट आपको बता देता हूँ जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसकी वैलिडिटी आपके 6 माह तक होती है, लेकिन इसकी लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए बात करें तो 30 दिन से लेकर 180 दिन तक रहती है। 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके अलावा शिक्षार्थी लाइसेंस वाहन तभी चला सकता है जब उसके पास में एक स्थायी लाइसेंस प्राप्त कोई ट्रेनर पास में बैठा हो, और मतलब कि किसी भी कंडीशन में उपयुक्त वाहन होने पर उसको नियंत्रित कर सके। ऐसी कंडीशन में एक शिक्षार्थी आपके पास में बैठा हो, फिर भी आप यातायात को बाधित करने वाली सड़क पे आप गाड़ी नहीं चला सकते, आप किसी भी चीज़ का परिवहन नहीं कर सकते। केवल आप लर्निंग लाइसेंस हैं वो गाड़ी सीखने के लिए वहाँ चला सकते हैं। आप किसी यात्री को नहीं ढो सकते, किसी माल का परिवहन है वो नहीं कर सकते। इसके अलावा जो परिवहन वाहन होता है उसके आगे और पीछे एल आकार का एक बोर्ड होता है। एल आकार का क्या, एक चौकोर एक बोर्ड होता है जिस पे एल लिखा होता है। क्या लिखा होता है? एल लिखा होता है। इस एल का रंग कैसा होता है मैं आपको इसमें उसी टाइप से बना के दिखाता हूँ। एल का रंग है वो रेड कलर में होता है। अब मैं यहाँ बताता हूँ जो बोर्ड होता है, इस बोर्ड की हाइट 18 सेंटीमीटर होती है, चौड़ाई भी 18 सेंटीमीटर होती है, यानी 18/18 का ये बोर्ड होता है। इसका जो बैकग्राउंड होता है, ये बैकग्राउंड दोस्तों कैसा होता है? बैकग्राउंड होता है वाइट कलर का, बैकग्राउंड होता है वाइट, और ये एल का आकार होता है, ये एल होता है रेड कलर में। इस बात का आप ध्यान रखें। अब मैं बात करता हूँ स्वयं जो एल होता है, ये एल इस प्रकार से चौड़ाई में रहता है। तो एल दोस्तों, इस एल की जो ये चौड़ाई है ये 2 सेंटीमीटर रहती है। ये जो विड्थ है, मैं बात करूँ ये विड्थ है, ये विड्थ 9 सेंटीमीटर रहती है, 9 सेंटीमीटर। और ये जो खड़ाई है, ऊंचाई जिसे हम कहते हैं, ये आपके 10 सेंटीमीटर रहती है। तो आपको सबसे ज़्यादा इसमें ध्यान रखना है कि एल जहाँ पर मंडा हुआ होता है उस एल के बोर्ड के आकार क्या होता है? 18 सेंटीमीटर, 18/18 का बोर्ड होता है। एल की हाइट 10 सेंटीमीटर होती है, एल की जो चौड़ाई है वो 9 सेंटीमीटर होती है, और एल का जो मोटाई कह सकते हैं वो 2 सेंटीमीटर होती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और जो ये आपके एल होता है वो रेड कलर में होता है, ठीक है। पृष्ठभूमि इस बोर्ड की सफ़ेद कलर में होती है। यहाँ से क्वेश्चन है पुटअप बार बार एग्जाम में होते हैं, इस बात का आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के चश्मे को रात में वाहन चलाते समय नहीं पहनना चाहिए? आधा चंद्रमा, गोल, त्रिफोकल, रंगावा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रंगावा चश्मा आपको कभी भी नहीं पहनना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, आपके आंतरिक दर्पण से लटकने वाली वस्तुएं। गाड़ी का जो केबिन होता है, केबिन में आपको रियर व्यू मिरर होता है, आप सभी को पता होता है, जो पीछे का दृश्य देखने के काम आता है। वहाँ पर हम क्या करते हैं, कभी मिर्ची, कभी नमक, कभी लून, जो ये नींबू वगैरह है लटका देते हैं। कुछ मतलब कि सुंदर दिखने वाली चीज़ें हैं वहाँ पर लटका देते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये पूछा गया है। अपने दृष्टिकोण को प्रतिबंधित करें, अपना ध्यान विचलित करता है, अपनी ड्राइविंग में सुधार करें, आपकी एकाग्रता में मदद करता है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें से ही हो जाएगा, यानी आपकी ये जो दृष्टिकोण है उसको प्रतिबंधित करता है, यानी आप देख नहीं पाते पीछे के दृश्य को, और आपका ध्यान है उसको विचलित करता है, क्योंकि आप सुंदरता के लिए उसको बार बार है वो देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका है राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 4 पर देखते हैं। ड्राइविंग करते समय थकान को रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? नाइट में ड्राइविंग से बचें, आराम के लिए रुकें, कोई भार न उठाएं, अच्छी गुणवत्ता वाली विस्की पिएं। विस्की तो आपको कभी भी नहीं पीनी है। कोई भार न उठाएं, ये भार उठाने की आवश्यकता क्या है? और नाइट ड्राइविंग से बचें, यहाँ भी आपको कभी कभी आवश्यकता है, नाइट में भी ड्राइविंग करने की आवश्यकता पड़ सकती है, लेकिन क्या करें, आपको पर्याप्त आराम करना चाहिए। अगर आप नाइट में आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपको दिन में या अच्छा है वो रेस्ट आपको ज़रूर करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें हो जाएगा बी, आराम के लिए रुकें। प्रश्न संख्या 5 हम देखते हैं। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सत्य बताना है। पैदल चलने वालों को सड़क पर कोई विशेष अधिकार नहीं है, गलत कथन है, अधिकार होता है। आपको केवल जेब्रा क्रॉसिंग पर पैदल चलने वालों को रास्ता देना चाहिए, ये कुछ हद तक सही है। पैदल चलने वालों के पास अनियंत्रित पैदल यात्री क्रॉसिंग पर रास्ते का अधिकार, बिल्कुल दोस्तों, यानी कि जेब्रा क्रॉसिंग पर भी होता है, और जहाँ पर अनियंत्रित पैदल यात्री क्रॉसिंग है वहाँ पर भी पैदल
जो व्यक्ति होते हैं उनको निकलने का, सड़क पार करने का अधिकार होता है, तो वहाँ पर भी आपको रास्ता है वो देना चाहिए। तो इसका जो सबसे अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी नहीं होता तो ऑप्शन नंबर बी कौन सही है वो मान सकते थे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। पर हम जो क्वेश्चन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को हमने इसलिए सही नहीं माना क्योंकि यहाँ पर केवल जेब्रा क्रॉसिंग की बात आ गई थी, केवल जेब्रा क्रॉसिंग। यहाँ पर अनियंत्रित पैदल यात्री क्रॉसिंग को भी इसमें सही माना जाना चाहिए। तो यहाँ केवल शब्द आने के कारण क्या है कि यहाँ पर इसको मतलब सही नहीं माना गया है। ऑप्शन नंबर सी इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन है जो राइट है। प्रश्न संख्या हम 6 देखते हैं। एक पैदल यात्री एक अचिन्हित क्रॉस वॉक में एक अंतरखंड पर सड़क पार कर रहा है तो हमें क्या करना चाहिए। यानी अंतरखंड का मतलब है कि एक इंटरसेक्शन यानी कि चौराहे पर अचिन्हित क्रॉस वॉक यानी जहाँ पर पैदल चलने वालों के लिए चिन्हित सड़क नहीं बनाई गई है फिर भी वो है पार कर रहा है, तो पैदल यात्री को राइट ऑफ वे प्रस्तुत करें यानी कि सही मार्ग प्रदान करें। बिल्कुल सही बात है। पैदल यात्री के रूप में सावधानी से आगे बढ़ें, जे चलना। गति कम करें, पैदल यात्री को चेतावनी दें, कदापि न करें। गति बढ़ाएं, इंटरसेक्शन को पार करें, ये भी गति कभी भी आपको नहीं बढ़ानी है। तो ऑप्शन नंबर 1 पैदल यात्री को राइट ऑफ वे प्रस्तुत करें यानी कि वो जिधर जा रहा है आप उसके पीछे से आगे निकल सकते हैं या उसको पर्याप्त रास्ता देते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो उसके गुजरने के बाद आगे बढ़ें। प्रश्न संख्या 7 हम देखते हैं। अपनी कार को स्किड से बाहर निकालने का सबसे अच्छा तरीका, स्किड यानी होता है फिसलना। तो गाड़ी जिधर फिसल रही है, जिधर गाड़ी फिसल रही है उधर ही आपको अपने स्टीयरिंग को काटना है। इस बात का आप ध्यान रखें। हमेशा हम साइकिल चलाते हैं, साइकिल जिस तरफ डिगती है, जिस तरफ मतलब कि वो गिरने का प्रयास करती है, हम उधर ही क्या है अपने शरीर को झुका लेते हैं, तो इससे क्या है साइकिल वापस है वो अपनी मतलब कि सही पोजीशन में, संतुलन में आ जाती है। आप देखते हैं वही गाड़ी में नियम लागू होता है। स्टीयरिंग व्हील को उस दिशा में घुमाएं जहां कार फिसल रही है, बिल्कुल सही हो जाएगा। तेजी से ब्रेक लगाएं, नहीं। हैंड ब्रेक लगाएं, तेजी लाएं, नहीं। गियर ऊपर शिफ्ट करें और मूव करें, बिल्कुल भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। सड़क पर दोहरी ठोस रेखाएं, जो दो पीली रेखाएं होती है, ओवरटेक करते इसमें आप क्रॉस ओवर कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। दो ठोस रेखाएं होती हैं, इनको आप नहीं कर सकते। हो सकता है कि आप ओवरटेक करते इसमें सीमा पार न करें, यानी कि सीमा यानी कि रेखाएं, कोई वचन नहीं। हॉर्न बजाएं, गति बढ़ाएं, ओवरटेक करें। आप इसका इंग्लिश वर्जन देख सकते हैं। यू मे क्रॉस ओवर वाइल ओवरटेकिंग, बिल्कुल नहीं। यू मे नॉट क्रॉस द लाइन्स वाइल ओवरटेकिंग, ये हो सकता है नो ओवरटेकिंग। नो ओवरटेकिंग और ऑप्शन नंबर बी और सी काफ़ी अच्छे ऑप्शन यहाँ पर है। ब्लो हॉर्न, स्पीड अप एंड ओवरटेक, ये भी नहीं होगा। तो नो ओवरटेकिंग तो कहाँ होता है? नो ओवरटेकिंग मतलब हमें इस लाइन को पार नहीं करना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यू मे नॉट क्रॉस द लाइन्स वाइल ओवरटेकिंग, यानी कि ओवरटेक के दौरान आपको इन रेखाओं को पार नहीं करना है। प्रश्न संख्या हम 9 देखते हैं। लर्निंग लाइसेंस धारक के रूप में आपको वाहन नहीं चलाना चाहिए 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक रात को एक स्थायी लाइसेंस धारक के बिना, इनमें से कोई भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। मैंने आपको पहले प्रश्न में इसकी परिभाषा बता दी थी कि एक स्थायी लाइसेंस धारक के बिना आपको वाहन नहीं चलाना है। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। आपको इनमें से किस अवसर पर अपना वाहन रोकना चाहिए? दुर्घटना में शामिल होने पर, बिल्कुल सही है। एक लाल ट्रैफिक लाइट पर, बिल्कुल सही है। जब एक पुलिस अधिकारी द्वारा ऐसा करने का संकेत दिया जाता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 हमारे सामने है। अपने सामने यात्रा करने वाले वाहन से आपको कितनी दूरी रखनी चाहिए? 15 मीटर, 10 मीटर। आपके सामने यात्रा करने वाले वाहन की गति पर निर्भर करता है। यदि सामने वाला धीमा या रुक जाता है तो टक्कर से बचने के लिए पर्याप्त दूरी, ये दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि आपका जो वाहन इस हिसाब से चल रहा है कि सामने जो वाहन है वो अचानक रुक भी जाता है, तो आप उस वाहन से पहले अपने वाहन को रोक लें, इस पर डिपेंड करता है। तो टक्कर से बचने से के लिए पर्याप्त दूरी, ये 2 सेकंड का नियम है वो काम करता है। यहाँ पे 2 सेकंड का नियम क्या कहता है कि वह दूरी जो 2 सेकंड में आपकी गाड़ी जितनी दूरी तय करती है, माना कि आपकी गाड़ी 2 सेकंड में 100 मीटर की दूरी तय करती है, तो आपको कम से कम 100 मीटर की दूरी बनाए रखनी है। अगर 2 सेकंड में आपकी गाड़ी 200 मीटर की दूरी तय कर देती है, तो आपको 200 मीटर की दूरी मतलब कि बनाए रखनी है। ये होती है नॉर्मल, आपका जो मतलब होता है नॉर्मल स्थिति में आप 2 सेकंड के नियम का पालन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ सबसे अच्छा ऑप्शन है डी हो जाएगा। यदि सामने वाला वाहन है धीमा या रुक जाता है तो टक्कर से बचने के लिए पर्याप्त दूरी आपके पास में होनी चाहिए। प्रश्न संख्या हम 12 देखते हैं। जब आप स्थिर हों तो आपको अपने हॉर्न का उपयोग नहीं करना चाहिए। हॉर्न का उपयोग नहीं करना चाहिए, नहीं आया जब तक कोई चलती गाड़ी आपको खतरे में न डाल दे किसी भी समय, जब तक इसका उपयोग केवल संक्षेप में नहीं किया जाता, यह संकेत देने के अलावा कि आप अभी अभी आए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा किसी भी समय नहीं, यानी कि किसी भी समय नहीं इसका उपयोग करना चाहिए। यानी कि आप अगर जब खड़े हैं तो खड़े वाहन का में हॉर्न का उपयोग कभी भी नहीं किया जा सकता, इस बात का ध्यान रखें। प्रश्न संख्या हम 13 देखते हैं। जब आप किसी ऐसी सड़क पर पहुंचते हैं जहां कर्मचारी मरम्मत कर रहे हैं तो आपकी गति इससे अधिक नहीं होगी। कर्मचारी काम कर रहे हैं या सड़क टूटी फूटी है या वाहन टोचन कर रखा है आपने, तो ऐसी कंडीशन में आपके वाहन की गति है 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से है, वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। प्रश्न संख्या हम 14 देखते हैं।
निम्नलिखित में से किसके कारण ड्राइविंग करते समय एकाग्रता का नुकसान हो सकता है? जोर से संगीत, बिल्कुल सही है। एक यात्री के साथ बहस, बिल्कुल सही है। मोबाइल फ़ोन का उपयोग, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपने ड्राइविंग करते समय ये तीनों काम है वो न करें, ठीक है। अगले प्रश्न पर हम देखते हैं। आप अपनी कार में 13 साल के 2 बच्चों और उनके माता पिता को ले जा रहे हैं। ये देखने के लिए कौन जिम्मेदार है कि बच्चे सीट बेल्ट पहनते हैं या नहीं पहनते? तो इसकी जिम्मेदार केवल और केवल कौन होता है? जो चालक होता है वह जिम्मेदार होता है। प्रश्न संख्या हम 16 पे देखते हैं। रात में अन्य वाहनों की हेडलाइट से चकाचौंध होने पर आपको क्या करना चाहिए? चकाचौंध यानी होता है प्रतिबिंबित होना, यानी कि सामने वाले की गाड़ी है वो अगर हेडलाइट हाई बीम पे है तो आपकी आंखों में उसकी रोशनी पहुंचेगी और आपकी आंखें हैं वो चकाचौंध हो जाएगी, मतलब आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा। आगे बढ़ें, सड़क के बाईं ओर देखें, गति धीमी करें, हेडलाइट्स निचली बीम पर रखें, अपनी हेडलाइट को लगातार डुबोएं, स्पीड अप करें। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सड़क के बाईं ओर देखें, गति धीमी करें, हेडलाइट को निचली बीम में करें। ये तीनों काम आपको करने चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर पुटअप हुआ है। प्रश्न संख्या हम 17 देखते हैं। ड्राइविंग 3 चीज़ों की पुनरावृत्ति है, वे सही क्रम कौन से हैं? अगर आप कुछ काम करना चाहते हैं, कुछ नई एक्टिविटी दाएं बाएं कुछ भी मोड़ना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, ये पूछा है। सोचो, करो, देखो, करो, सोचो, देखो, देखें, सोचें, करें, देखें, करें, सोचें। तो आप सबको पता है, सबसे हम पहले हम सी ये देखेंगे, उसके बाद में थिंक सोचेंगे कि भी ये हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करने के लिए जो परिस्थिति है वो सही नहीं है या सही है या नहीं है, अनुकूल है या नहीं है, और उसके बाद में डू यानी करें। तो देखें, सोचें, करें। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 18 देखते हैं। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 112 संबंधित है। बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। नाबालिग ड्राइविंग, बिना वाहन बीमा चलाना, गति सीमा, वैध लाइसेंस के बिना ड्राइविंग। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? धारा 112 का संबंध किससे है? गति सीमा से। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर बिना बीमा के वाहन चलाना। आप सभी को पता है कि 196 जो सेक्शन है वो बिना वाहन चलाने पर इसके जुर्माने का प्रावधान है। नाबालिग द्वारा ड्राइविंग, ये धारा 199 है, आप सभी जानते होंगे। और वैध लाइसेंस के बिना ड्राइविंग, ये धारा 181 है, इसका संबंध रखते हैं। तो प्रश्न संख्या 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या हम 19 देखते हैं। एक राज्य में पंजीकृत वाहन को दूसरे राज्य में रखने की अधिकतम अवधि क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 माह है। यानी आप किसी एक राज्य से दूसरे राज्य में 12 माह तक है, वो कितने माह तक? 12 माह तक, 1 साल तक, यानी अपने वाहन को है वहाँ रख सकते हैं। इससे ज़्यादा रखने के लिए आपको क्या है, वहाँ पर अलग से पंजीकरण है, दोबारा से ट्रांसफ़र करवाने की आवश्यकता होगी। अगले प्रश्न पर हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। ट्रैफिक सिग्नल दर्शाता है पुरुष काम पर है, आगे घुमावदार सड़क है, फिसलन सड़क। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या हम 21 देखते हैं। ट्रैफिक सिग्नल दिया हुआ दर्शाता है, हॉर्न बजाएं, रफ रोड, मवेशी आगे धीमा, बजरी गिरती रहती है। यानी कि प्रश्न संख्या 21 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बजरी गिरती रहती है। तो ऑप्शन नंबर मतलब डी इसका राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 देखते हैं। सड़क पर वाहन का दरवाज़ा खोलते समय क्या आपकी कोई जिम्मेदारी है? ड्राइवर जब चाहे अपना दरवाज़ा खोल सकता है, बिल्कुल गलत है। नहीं, यदि द्वार प्रगति में हस्तक्षेप करता है तो कोई भी निम्नलिखित यातायात रुकना चाहिए। नहीं, इस स्थिति को कवर करने के लिए कोई विनियम नहीं है, ये भी गलत है। हाँ, यदि पीछे यातायात के लिए खतरा है तो दरवाज़ा न खोलें। तो प्रश्न संख्या जो 22 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अगर पीछे यातायात के लिए कोई खतरा उत्पन्न होता है तो आपको दरवाज़ा वो नहीं खोलना है, ठीक है। पीछे से कोई गाड़ी आ सकती है। प्रश्न संख्या हम 23 देखते हैं। निलंबित या रद्द ड्राइविंग लाइसेंस वाला व्यक्ति ड्राइविंग कर सकता है। दोस्तों, अगर लाइसेंस को रद्द किया या निलंबित किया, किस लिए किया है? उसने सही ढंग से गाड़ी नहीं चलाई होगी। तो अगर रद्द कर दिया है तो फिर वो गाड़ी कैसे चला सकता है? अगर गाड़ी चला सकता है फिर रद्द करने की, निलंबन करने की आवश्यकता क्या थी, ठीक है। तो इस 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 3, ऑप्शन नंबर 3, किसी भी हालात में ड्राइव न करें। प्रश्न संख्या 24 पर देखते हैं। वाहन शुरू करते समय निम्नलिखित में से कौन सा काम करना चाहिए? गियर न्यूट्रल में होना चाहिए, पार्किंग ब्रेक ऑन होना चाहिए, क्लच पेडल दबा होना चाहिए, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी है, राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जब आप वाहन को शुरू करते हैं तो आपका वाहन है न्यूट्रल हो, सही बात है, पार्किंग ब्रेक ऑन हो जब तक स्टार्ट न कर लें, जब आप गियर डाल के रवाना करते हैं तब आपको ब्रेक है वो रिलीव करने चाहिए, क्लच पेडल वो भी दबा होना चाहिए, ये भी सही है। तो प्रश्न संख्या जो 24 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 25 पे हम देखते हैं। आपको कब ओवरटेक नहीं करना चाहिए? थोड़ी देर बाद बाएं मुड़ने का इरादा है तो नहीं करना चाहिए, एक जंक्शन के पास में आगे का दृश्य अवरुद्ध है तो, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी कि आप इन सभी परिस्थितियों में अगर आप बाएं मुड़ना चाह रहे हैं, आप ये तो है नहीं कि ये कोई गाड़ी है, आप इसके आगे गए वापस ओवरटेक कर लिया, ओवरटेक करके बाएं मुड़ गए, ऐसा करना नहीं है। एक जंक्शन के पास में भी नहीं करना चाहिए और जहाँ दृश्य अवरुद्ध है वहाँ पर भी आपको ओवरटेक है नहीं करना चाहिए। प्रश्न संख्या 26 देखते हैं। गाड़ी चलाते समय आपने तुरंत रुकने का फैसला किया, हाथ का सही संकेत होगा। रुकने के लिए संकेत क्या होता है? आप सभी को पता है, जो दायां हाथ है उसको बाहर निकालना और लंबवत खड़ा करना,
ये आपका हथेली है, इस प्रकार से आपको है खड़ा करना है। आपकी हथेली का मुंह है वो आगे की तरफ रहेगा, इस बात का आप ध्यान रखें। हथेली को नीचे की ओर रखते हुए दाहिने हाथ को जमीन पर क्षैतिज रूप से बढ़ाएं, नहीं होगा। दाहिने हाथ को फैलाएं और कोहनी को समकोण पर मोड़ें और हथेली सामने की ओर, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। हथेली सामने की ओर होनी चाहिए, समकोण पर मुड़ा होना चाहिए, यानी कि ये हाथ है ऊपर की ओर। आगे हम प्रश्न संख्या 27 देखते हैं। वैध ड्राइविंग लाइसेंस के बिना वाहन चलाना अपराध है। लाइसेंस के बिना आप वाहन चलाते हैं तो धारा 181 इसका संबंध रखता है। धारा आपको सबको पता है 181 कहती है कि बिना लाइसेंस के वाहन चलाने पर जुर्माने का प्रावधान इसमें है, वो किया गया है। प्रश्न संख्या हम 28 देखते हैं। लर्नर लाइसेंस वैध होता है 6 माह के लिए, 1 महीना, 3 माह, 12 महीने। तो लर्नर लाइसेंस 6 माह के लिए वैध होता है, इस बात का आप ध्यान रखें। नई कार के लिए आजीवन कर, नई कार के लिए आजीवन कर यानी लाइफ टाइम टैक्स। तो नई कार के लिए कार का जो टैक्स होता है वो 15 साल के लिए जारी किया जाता है। यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान रखें, यहाँ पर पंजीकरण प्रमाण पत्र आरसी की बात करता हूँ मैं, आरसी 15 साल के लिए जारी की जाती है। इसके जैसी ही एंड होती है तो उसके बाद में प्रत्येक 5 साल के लिए आपको है आरसी बनवाकर रिन्यू करवाई जाती है। यहाँ मैं बात करूँ टैक्स की, टैक्स भी 15 साल के लिए जारी किया जाता है और टैक्स भी आगे 5 साल के लिए। जितना पंजीकरण रहेगा उतना ही आपका टैक्स है वो भरा जाएगा, इस बात का आप ध्यान रखें। मैं फिटनेस की बात कर लेता हूँ। फिटनेस में यहाँ पर जो होता है, फिटनेस भी इसी प्रकार से ये साथ साथ चलता है, जैसे जैसे टैक्स चलता है वैसे ही फिटनेस प्रमाण पत्र इसके मतलब साथ में रहता है। लेकिन यहाँ पर जो कॉमर्शियल व्हीकल होते हैं, कॉमर्शियल व्हीकल के लिए अलग होता है फिटनेस। कॉमर्शियल व्हीकल के पहले पहली जैसे ही नया वाहन खरीदते हैं तो 2 साल के लिए जारी किया जाता है। इसके बाद में प्रत्येक 1 साल के लिए वो फिटनेस प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। हम अगले प्रश्न पर बात करते हैं। प्रश्न संख्या 30 है। रियर व्यू मिरर के लिए मोटर चालक उपयोग करते हैं समतल दर्पण, अवतल, उत्तल, विपरीत। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम चर्चा करते हैं। एक परिवहन वाहन को जारी किया गया फिटनेस प्रमाण पत्र की वैधता होती है। एक नए परिवहन वाहन की बात हो रही है। अगर केवल परिवहन होता तो 1 साल होता, लेकिन नए परिवहन की बात करें तो 2 साल, इसका ऑप्शन नंबर ए है, राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हम 32 पर बात करते हैं। दूसरे वाहन को रस्सी से खींचते समय मोटर वाहन की गति इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। तो मैंने अभी आपको बताया था खराब वाहन को खींचना, टोचन करके चलना, ट्रैक्टर का चलना, किसी पशु को उसके अंदर ढोना, इस प्रकार का अगर आप काम करते हैं तो आपकी गति है वो यानी यदि आदमी काम कर रहे हैं सड़क पे, सड़क का मरम्मत का काम चल रहा है तो आप वहाँ पर 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी ज़्यादा नहीं चलाएंगे। प्रश्न संख्या हम 33 देखते हैं। परिवहन वाहन ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता होती है 5 साल। 2019 से पहले दोस्तों ये कितनी थी, 3 साल की थी, इसको चेंज करके 5 साल बढ़ाकर कर दिया गया है। अब प्रश्न संख्या हम 34 पे देखते हैं। परिवहन वाहन के लिए शिक्षार्थी लाइसेंस प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति के पास न्यूनतम अवधि के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। कम से कम 1 साल का आपके पास में एलएम भी है वो होना चाहिए। संख्या 35 है। मूर्तिस में आपको किस लेन में होना चाहिए। मूर्तिस में कोई भी लेन, चरम बाएं लेन, चरम दाहिना लेन, बीच की लेन। हम इंग्लिश का देखते हैं, देखिए इंग्लिश में क्या लिखा है। विच लेन मस्ट बी यूज्ड व्हाइल मेकिंग ए राइट टर्न, यानी कि यहाँ पर राइट टर्न की बात हो रही है। विच लेन मस्ट बी यूज्ड व्हाइल मेकिंग ए राइट टर्न, तो राइट टर्न के दौरान आप कौन सी लेन में होंगे इस बात की ओर संकेत कर रहा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमें देखते हैं, कोई भी लेन नहीं, चरम बाएं लेन, चरम दाहिना लेन। तो हमें इसमें कौन से लेन में होना चाहिए, चरम दाहिना लेन में होना चाहिए। यानी कि आप अगर दाएं मुड़ रहे हैं तो दाहिने लेन में, बाएं मुड़ रहे हैं तो बाएं लेन में, ये कॉमन सेंस है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 पे बात करते हैं। पार्क किए गए वाहन एक दूसरे के करीब नहीं होने चाहिए। यहाँ पर मैं आपको ये बता देता हूँ, यानी कि 2 गाड़ियाँ, 2 कंडीशन, एक गाड़ी है, एक इसके बगल में यहाँ खड़ी है। अब एक गाड़ी यहाँ खड़ी है, एक यहाँ के इसके नीचे खड़ी है। दोबारा से बताता हूँ मैं, 2 कंडीशन होगी, एक गाड़ी यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ, इस प्रकार से एक दूसरी यहाँ पर खड़ी है। तो अगर गाड़ियाँ इस प्रकार से खड़ी है तो आपके इन दोनों गाड़ियों के बीच में जो समानांतर पार्किंग बोलते हैं इसे, 3 फुट की दूरी होनी चाहिए। अगर गाड़ियाँ आगे पीछे खड़ी है तो यहाँ पर आपकी डिस्टेंस है वो टायर और टारमाक जो नियम है उसके तहत 4 से 5 फीट के बीच में दूरी है होनी चाहिए, यानी कम से कम 4 फीट की दूरी तो होनी चाहिए। तो यहाँ पर बात हो रही है समानांतर या आगे पीछे की बात नहीं हो रही, तो हम समानांतर ही समझ सकते हैं। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 फीट दूरी आपके पास में कम से कम गाड़ियों के बीच में होनी चाहिए। प्रश्न संख्या हम 37 देखते हैं। आप एक उन्नयन पर पहाड़ी की चोटी के पास एक धीमी ट्रक का अनुसरण कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। यानी कि आप एक उन्नयन यानी आप चढ़ रहे हैं पहाड़ी की चोटी के पास, मतलब पहुँच चुके हैं, धीमी ट्रक का ट्रैफिक दाहिने हाथ न होने पर तुरंत ओवरटेक करें। भी हो सकता है आपको ओवरटेक नहीं करना चाहिए, हो सकता है अचानक कोई वाहन आ जाए। जब आप पहाड़ी की चोटी पर पहुँचे तो ओवरटेक करें और स्पष्ट रूप से देख सकें। हॉर्न बजाने के बाद ओवरटेक करें, अपना गियर कम करने के बाद ओवरटेक करें। तो आपको ऑप्शन नंबर बी आपको राइट आंसर करना होगा, क्योंकि यहाँ पर है कि जब आप पहाड़ी की चोटी पर पहुँचे यानी जब पहुँच जाते हैं तब ओवरटेक करना है, जब स्पष्ट रूप से आप है वो आगे का रास्ता देख पाते हैं। प्रश्न संख्या हम 38 पर बात करते हैं। बिल्कुल सिंपल प्रश्न है।
संकेत दर्शाता है। आगे सीधी सड़क, कोई ओवरटेक की अनुमति नहीं है, आगे यू टर्न का प्रावधान है, आगे 2 सड़क का क्रॉसिंग है। ये दोस्तों जो चिन्ह है ये तो गैप इन मीडियन टाइप का है, गैप इन मीडियन मध्य में अंतराल टाइप का है, लेकिन इस प्रश्न के हिसाब से जो हो जाएगा, आप सभी को पता है कि जब सड़क पर इस प्रकार से जो होता है, यहाँ से भी सड़क है और यहाँ से भी सड़क है। दोबारा से बताता हूँ मैं, माना कि एक सड़क इधर से भी है, इधर से है, और जो बीच की पट्टी है, तो बीच की पट्टी में यहाँ जो यू टर्न होता है ऐसे बनाया हुआ होता है, तो ये होता तो गैप इन मीडियम है, लेकिन ये यू टर्न भी यहाँ पर आप ले सकते हैं। ये यू टर्न के लिए या इधर से उधर जाने के लिए ही होता है, तो यही इसमें पूछा जा रहा है। तो ये यू टर्न का, आगे यू टर्न का प्रावधान है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न के हिसाब से हमें कुछ प्रश्नों के जवाब है वो देने पड़ते हैं। गीली या फिसलन भरी सड़क पर गाड़ी चलाते समय अचानक ब्रेक लगाने या त्वरण करने से बचें, वाहन को बाएं दाएं घुमाएं, टायर का दबाव कम करें, वाहन को तेज गति से चलाएं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अचानक ब्रेक लगाने या त्वरण यानी गति बढ़ाना। त्वरण यानी गाड़ी की गति है वो बढ़ाने से आपको बचना है। अनुमेय स्तर से अधिक शराब के प्रभाव में मोटर वाहन चलाना धारा के तहत अपराध है, यानी कि शराब पीकर वाहन चलाना किस धारा के तहत अपराध है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है 115, 185, 150, 100। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 185 ये कहता है कि शराब पीकर वगैरह आप गाड़ी चलाते हैं तो आप इसमें दोषी पाए जाते हैं। अब इसकी सीमा क्या है, 100 ml, 100 ml में 30 mg, 100 ml में 30 mg। इस बात का आप ध्यान रखें, यहाँ ml है, यहाँ mg है, तो इन दोनों चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न संख्या हम 41 देखते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस के नवीकरण के लिए आवेदन किया जाता है। आप सभी को पता है फॉर्म नंबर 9 है, इसमें ड्राइविंग लाइसेंस के रिन्यू करने के लिए इसमें फॉर्म नंबर 9 में आवेदन किया जाता है। अगले पर हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 42 पे। एक अमान्य कैरिज है। सबसे पहले आप इसको देख सकते हैं, एन इनवैलिड कैरिज। इनवैलिड कैरिज किसे कहते हैं, अमान्य परमिट वाला वाहन, एक ड्राइवर द्वारा संचालित एक मोटर वाहन जिसका लाइसेंस अमान्य है, विकलांग लोगों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया एक मोटर वाहन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विकलांग लोगों के लिए विशेष रूप से जो डिजाइन किया गया वाहन होता है वही एक इनवैलिड अमान्य कैरिज है वो होता है। प्रश्न संख्या हम 43 देखते हैं। भारी मोटर वाहन जिसका भार रहित सकल भार से अधिक होता है, 12,000 किलोग्राम, 5,000, 10,000, 1200। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो HMV जिसे हम कह सकते हैं, इनका 12 के जो मीडियम MMV होते हैं इनका दोस्तों 7.5 से 12 तक होता है, और जो LMV होते हैं इनका दोस्तों 7,500 kg तक है वो इसका भार है वो होता है। इस बात का आप तीनों का आपको ध्यान में रखना है, यानी अगर भारी वाहन है तो 12,000 किलोग्राम, मीडियम वाहन है तो 7.5 से लेकर 12,000 किलोग्राम, और अगर लाइट मोटर व्हीकल है तो इसमें दोस्तों 7,500 यानी 7,500 किलोग्राम तक वजन है वो होता है। वो वजन कौन सा होता है, भार रहित सकल भार। प्रश्न संख्या हम 44 देखते हैं। जब अन्य वाहन आपसे आगे निकल रहे हैं तो या गुजर रहे हैं तो नहीं करें, इसको ध्यान रखना आपको। हाथ के संकेत दें, अपने वाहन की गति बढ़ाएं, हेडलाइट का उपयोग करें, अपने वाहन की गति नहीं बढ़ाएं। अब इस प्रश्न का राइट आंसर बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ पे आपको देखने को मिला है, अपने वाहन की गति नहीं बढ़ाएं। इस प्रश्न का मैं अगर ऑप्शन नंबर बी राइट मानता हूँ तो आप कहोगे कि गुरुजी सटिया गए हैं, अपने वाहन की गति बढ़ाएं। बी मैंने कहा अपने वाहन की गति बढ़ाएं, आप कहोगे गुरुजी सटिया गए, लेकिन मैंने आपको पहले कह दिया है कि आप प्रश्न में नहीं करें, इस बात का ध्यान रखें। जब अन्य वाहन आपसे आगे निकल रहे हैं या गुजर रहे हैं तो आपको नहीं करना है, क्या नहीं करना है, अपने वाहन की गति नहीं बढ़ानी है। प्रश्न संख्या डी को देखें हम, अपने वाहन की गति नहीं बढ़ाएं, इस नहीं के साथ इस नहीं को डालोगे तो हो जाएगा अपने वाहन की गति बढ़ाएं। तो प्रश्न की भाषा को समझने, प्रश्न को काफ़ी घुमाया गया है, आपको कंफ्यूज करने के लिए प्रश्न को अच्छा बनाया गया है। तो इस प्रश्न में मतलब ये पूछा गया है कि आपको क्या नहीं करना है, अपने वाहन की गति बढ़ाएं, ये नहीं करना है, ठीक है, बाकी आप काम है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, प्रश्न संख्या 45। यातायात नियमन का पहला चरण क्या है, चालक नियंत्रण, वाहन नियंत्रण, यातायात प्रवाह नियम, सामान्य नियंत्रण। यातायात नियमन के लिए सबसे जरूरी है कि जहां पर यातायात चलते हैं, नियम जो वाहन चल रहे हैं उस वाहन मार्ग को नियंत्रण में करें ताकि ड्राइवर है जो वाहन नियंत्रण आसानी से हो सके। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यातायात प्रवाह नियम। प्रश्न संख्या हम 46 देखते हैं। यातायात नियंत्रण उपकरणों के माध्यम से लगाए गए विभिन्न नियमों में खालिस्तान शामिल नहीं है। यातायात नियंत्रण किए जाते हैं, आपको सबको पता है आज का डिजिटल जमाना है, तो इसके जरिए आप हर संभव प्रयास कर यातायात पर आप नियंत्रण रखते हैं, तो उनमें शामिल नहीं है। स्पष्ट दृश्यता बिल्कुल सही है, आसान पहचान, हर जो वाहन है उसकी पहचान सुनिश्चित करना, चालक के लिए पर्याप्त समय, यातायात आबादी, यानी कि जो यातायात आबादी का मतलब है ट्रैफिक पॉपुलेशन। यहाँ पर यातायात आबादी का मतलब है जितने बहुत ज़्यादा जो वाहन आते हैं सबके बारे में आपको नियंत्रण है वो रखना है। तो इसमें चालक के लिए पर्याप्त समय, ये दोस्तों इसमें सही नहीं रहेगा। जो यातायात नियंत्रण के लिए उपकरण होते हैं इसमें चालक के लिए पर्याप्त समय, इसका कोई प्रावधान है वो नहीं है, बाकी सारे काम है वहाँ पर किए जाते हैं। आगे हम देखते हैं
दोस्तों इसको मैं दोबारा से बता देता हूँ। स्पष्ट दृश्यता यानी देखने में आसानी होनी चाहिए कि हर वाहन को आप देख सकें, आसान पहचान आप सुनिश्चित कर सकें। इस प्रकार की व्यवस्था हो कि आप हर वाहन को पहचान सकें, कौन सा वाहन कहाँ से आया है, कैसे आया है, ये उसके रजिस्ट्रेशन हो रखा नहीं रखा है, इसकी जानकारी। यातायात आबादी, इस पर भी आपका ध्यान रहना चाहिए कि कितना ट्रैफिक ज़्यादा है। यहाँ पर यातायात आबादी का मतलब है जहाँ पर सारे प्रकार के वाहन है, वाहन हो गए, पैदल यात्री होगी, सारे के सारे जहाँ जो रोड पर मतलब परिवहन करते हैं, जो चलते हैं, उन सभी को इसमें काउंट किया जा सकता है। तो ये तीनों हो जाएंगे। चालक के लिए पर्याप्त समय ये इसमें शामिल नहीं रहेगा। प्रश्न संख्या 47 देखते हैं। यातायात प्रतीकों को कितनी श्रेणियों में विभक्त किया गया है? बिल्कुल सिंपल है, 3 प्रकार के। आप सभी को पता है। सबसे पहले हो जाए मैंडेटरी यानी कंपलसरी साइन, जिसे हम कह सकते हैं मैंडेटरी या कंपलसरी। नंबर 2 हम कह सकते हैं कॉशनरी यानी कि चेतावनी सूचक। और नंबर 3 इन्फॉर्मेटरी यानी सूचनात्मक संकेत। ये 3 प्रकार के संकेत होते हैं। प्रश्न संख्या 48 देखते हैं हम। गिव वे साइन का है त्रिकोणीय आकार, गोलाकार, अष्टकोणीय आकार, षटकोणाकार। तो गिव वे साइन त्रिकोणीय होता है, फिर भी दोस्तों ये किस प्रकार का होता है? आदेशात्मक संकेत होता है। हालांकि जो त्रिकोण में होते हैं वो कौन से होते हैं? वो चेतावनी संकेत होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो गिव वे साइन है वो त्रिकोणीय आकार में होते हुए आदेशात्मक संकेत होता है। प्रश्न संख्या 49 देखते हैं। निकासी समय खालिस्तान द्वारा दर्शाया गया है लाल, एम्बर, हरा, सफेद। क्वेश्चन नंबर 49 बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ पर है। निकासी समय अंग्रेजी में देखते हैं। द क्लियरेंस टाइम इज इंडिकेटेड बाय, यानी कि आपको चौराया खाली कर देना चाहिए। इस चिन्ह को आप किस रूप में दर्शाते हैं? आप सभी को पता है, जब आप स्टॉप लाइन के पास में जाते हैं, इस प्रश्न को मैं दूसरी भाषा में समझाता हूँ। स्टॉप लाइन के पास में जाते हैं, यहाँ पर यहाँ पर जो स्टॉप लाइन है, यहाँ पर जो ट्रैफिक लाइट है बनी हुई है, यहाँ पर येलो लाइट नहीं, अभी कौन सी है? यानी कि ग्रीन लाइट है। ग्रीन के बाद में येलो हो गई। येलो होते ही आप यहाँ इसमें प्रवेश कर गए, तो इस येलो लाइट का मतलब है कि आपको इस चौराहे को जल्द से जल्द क्या करना है? खाली करना है। तो इसमें यही पूछा है निकासी समय, यानी कि जल्दी बाहर निकलो, यानी कि जल्दी बाहर निकलो। ये संकेत किस मतलब रंग में होता है? तो लाल नहीं होता, हरा नहीं होता, सफ़ेद नहीं होता, बचा एम्बर। दोस्तों इसमें यहाँ पर मैं आपको बता सकता हूँ निकासी समय का जो रंग होता है 3 प्रकार का हो सकता है। एक तो हो सकता है एम्बर, एक हो सकता है ब्लू, एक हो सकता है येलो। ये 3 रंग आपके निकासी द्वार के हो सकते हैं, यानी कि कीप क्लियरेंस के लिए ये तीनों रंगों का प्रयोग है वो किया जा सकता है। आप इस बात का ध्यान रखें। तो नेक्स्ट एग्जाम में कहीं पर भी प्रश्न आ सकता है, इस बात का ध्यान रखें। कि इस यहाँ पर कौन कौन से रंग हो सकते हैं? एम्बर यानी आसमानी, ब्लू यानी नीला, येलो यानी पीला। तो मैं हिंदी में बात करूँ तो यहाँ पर हो जाएगा आसमानी, यहाँ पर हो जाएगा ब्लू यानी नीला, और येलो यानी पीला। ये तीनों कलर यहाँ पर आपके हो जाएंगे। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 50 देखते हैं। क्लच राइडिंग का अर्थ होता है बार बार क्लच का इस्तेमाल करना, क्लच के बिना गियर शिफ्ट करना, हाफ क्लच पोजीशन को लगातार रखते हुए क्लच ऑपरेशन। क्लच राइडिंग का मतलब होता है क्लच के ऊपर पैर रखकर काम करना। बार बार क्लच का प्रयोग तो आप कर सकते हैं अगर ऐसी सिचुएशन है। तो यहाँ पर हो गया हाफ क्लच पोजीशन को लगातार रखते हुए, यानी लगातार हाफ क्लच का मतलब है आप लगातार अपने पैर को क्लच के ऊपर है वो रख रहे हैं। प्रश्न संख्या 51 देखते हैं। यदि आप एक मोटर दुर्घटना में शामिल है तो आपको कब तक इसकी सूचना निकटतम पुलिस स्टेशन में देनी चाहिए? बिल्कुल सही बात है, 24 घंटे के अंदर देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 52 देखते हैं। संघर्ष के बिंदु को कम करने के लिए कौन सी विधि बेहतर है? एक तरफ प्रवेश को प्रतिबंधित करना, ट्रैफिक सिग्नल का उपयोग, सड़कों का चौड़ीकरण करना, ट्रैफिक को डाइवर्ट करना। तो प्रश्न संख्या 52 का राइट आंसर हो जाएगा ट्रैफिक सिग्नल का उपयोग है, अगर आप करते हैं तो आप मतलब कि दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। प्रश्न संख्या 53 देखते हैं। एक चौराहा जो सड़क के विभिन्न स्तरों के लिए प्रदान किया जाता है उसे कहा जाता है ग्रेड पर चौराहा, ग्रेड से अलग चौराहा, चैनलाइज्ड चौराहा, रोटरी चौराहा। अंग्रेजी में देखते हैं। इंटरसेक्शन एट ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन, चैनलाइज्ड इंटरसेक्शन, रोटरी इंटरसेक्शन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन, यानी कि एन इंटरसेक्शन दैट इज प्रोवाइडेड फॉर डिफरेंट लेवल्स ऑफ रोड इज कॉल्ड। डिफरेंट लेवल प्रोवाइड करवाता है आपको तो वो होता है ग्रेड सेपरेटेड। डिफरेंट लेवल यहाँ बात आ जाए डिफरेंट और यहाँ सेपरेटेड, तो आपको इस नाम को आपको ध्यान कर लेना है। डिफरेंट और सेपरेटेड इन दोनों का एक ही मतलब होता है। सेपरेटेड अलग अलग, डिफरेंट होता है अलग अलग। तो आपको इस प्रश्न के हिसाब से मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। अगर इस प्रकार का प्रश्न दोबारा से आ जाए तो डिफरेंट लेवल, सेपरेटेड इंटरसेक्शन, ये दोनों एक ही अर्थ है वो देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यातायात संचालन के लिए सबसे जटिल प्रकार का चौराहा कौन सा है? अनचैनलाइज्ड, चैनलाइज्ड, रोटरी, ग्रेड, अलग। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चैनलाइज्ड। जो इंटरसेक्शन होता है वो सबसे जटिल प्रकार का होता है। स्टॉप साइन का आकार होता है अष्टकोणीय होता है, सभी को पता है दोस्तों। इसके अलावा मैं बता देता हूँ, अष्टकोणीय जो साइन होता है इसका बॉर्डर होता है वो ब्लैक होता है, बॉर्डर ब्लैक होता है। इसकी पृष्ठभूमि रेड होती है, इस बात का ध्यान रखें। इसके अंदर साइन है वो नहीं होता, साइन बनाया हुआ नहीं होता।
प्रश्न संख्या 56 देखते हैं, नो पार्किंग साइन के लिए किस रंग की पृष्ठभूमि का उपयोग किया जाता है। नो पार्किंग आप सभी को पता है राउंड में होता है, जिसका बॉर्डर भी रेड होता है, एक रेखा इसमें रेड कलर में होती है, बीच में यहाँ पर जो नीला है वो होता है, कौन सा होता है, नीला रंग यहाँ पर दोनों साइड में होता है। तो ऑप्शन नंबर प्रश्न संख्या 56 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा नीला, ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 56। प्रश्न संख्या हम 57 देखते हैं, गति सीमा एक के संकेत होते हैं। गति सीमा मैं आपको बता देता हूँ, गति सीमा यहाँ पर इस प्रकार से होता है, इसके अंदर कुछ लिखा होता है, जैसे 50 लिख दिया, तो ये मतलब जो इसका बॉर्डर होता है, बॉर्डर किस प्रकार का होता है, बॉर्डर होता है रेड कलर में। तो पहली बात तो ये आकार गोलाकार में हो जाएगा, ये दो मतलब सही है, गोलाकार सही है, सफ़ेद बॉर्डर लाल बॉर्डर, लाल बॉर्डर होता है ये हो जाएगा, सफ़ेद पृष्ठभूमि लाल पृष्ठभूमि, तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो गति सीमा बताता है वो गोलाकार में होता है, लाल बॉर्डर में होता है, पृष्ठभूमि सफ़ेद होती है, इसके अंदर जो 50 लिखे होते हैं वो ब्लैक कलर में होते हैं। किस में होते हैं, ब्लैक कलर में। अगले प्रश्न पर हम बात करते हैं, प्रश्न संख्या 58 है, कौन सा चिन्ह सूचनात्मक चिन्ह है। प्राथमिक चिकित्सा पोस्ट, हेयरपिन बैंड, नो पार्किंग, रफ रोड, सूचनात्मक आपको बताना है। तो प्राथमिक चिकित्सा पोस्ट होती है वो आपकी जो वर्ग में होती है, इसके अंदर प्लस का चिन्ह है बनाया होता है, तो ये क्या होता है कि सूचनात्मक संकेत होता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के पास में जरूर भेजें। दोस्तों मेरे जिस भी व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं उस ग्रुप में आप इस वीडियो को शेयर करोगे, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है। देखते हैं मेरे देखें दोस्त कौन कौन है इस ग्रुप में, या दोस्तों इस वीडियो को जो पसंद कर रहे हैं, कौन कौन से दोस्त हैं जो मेरे इस वीडियो को शेयर करेंगे। यातायात संकेत संकीर्ण सड़क है, अनिवार्य संकेत, चेतावनी संकेत, सूचनात्मक संकेत, इनमें से कोई नहीं। संकीर्ण सड़क की बात करता है, यानी कि इस प्रकार से होता है, आगे संकड़ी सड़क है, इस प्रकार के संकेत कौन देता है, चेतावनी संकेत। प्रश्न संख्या 59 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चेतावनी संकेत होता है। ये त्रिभुज में बना होता है, आप सभी को पता हो तो, ठीक है। त्रिभुज का बॉर्डर लाल होता है और ये जो साइन बना होता है ये ब्लैक कलर में होता है, पृष्ठभूमि इसकी सफेद होती है। प्रश्न संख्या हम 60 भी देखते हैं, टूटी हुई रेखाएं दर्शाती है, विवेक के साथ पार करने की अनुमति देता है, साइड रोड से प्रवेश या निकास को छोड़कर क्रॉसिंग की अनुमति नहीं होती, केवल अत्यधिक आपात स्थिति के मामले में क्रॉसिंग की अनुमति होती है, सड़क चिन्हों के रूप में बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया जा सकता, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, हो जाएगा विवेक यानी बुद्धि के साथ में। अगर आपको लगता है कि सही है तो आप उस समय इसे पार कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 61 देखते हैं, स्टॉप लाइन के अंतर्गत आता है अनुदैर्ध्य चिन्ह, ऑब्जेक्ट मार्किंग, अनुप्रस्थ चिन्ह, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न को मैं होल्ड रखता हूँ, इसका उत्तर मुझे भी नहीं मिला है। तो इस प्रश्न का अगर जवाब आपको सही आ रहा है, आपको अच्छी डेफिनेशन आ रही है, उसका सोर्स के बारे में आपको पता है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं या मुझे व्हाट्सअप करें। मेरे व्हाट्सअप नंबर है 8764188848। इस प्रश्न के बारे में अगर आपको जानकारी है तो आप मुझसे संपर्क जरूर करें। प्रश्न संख्या 62 हम देखते हैं, मोटर वाहन अधिनियम 1988 कब लागू हुआ। सभी को पता है, बहुत अच्छा प्रश्न है, मैंने पहली क्लास में ये बता दिया था, 1 जुलाई 1989 को ये लागू हुआ था, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 है। प्रश्न संख्या 63 देखते हैं, नए पंजीकरण चिन्ह के असाइनमेंट के लिए आवेदन प्रपत्र। यहाँ जो मेरा दोस्त है इसने 26 कर दिए, बिल्कुल नए पंजीकरण के लिए दोस्तों आवेदन पत्र है वो प्रश्न फॉरम नंबर 26 में होता है, लेकिन यहाँ इसका जो सही जो जवाब है वो इसमें प्रश्न संख्या 26 है, इसमें जो प्रश्न संख्या जो 63 इसका राइट आंसर 26 नहीं होगा, इसका कौन सा होगा कमेंट सेक्शन में बताएं, थोड़ा सा मैं आपका वेट करता हूँ। देखें 63 का राइट आंसर क्या होगा, आप सभी को पता है प्रश्न जो फॉर्म नंबर 26 होता है ये तो न्यू पंजीकरण के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर आपको एक नाम दिख रहा है असाइनमेंट। असाइनमेंट का मतलब क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। असाइनमेंट का मतलब होता है कि आपने वाहन है हायर किया हो, यानी किराए पर लिया हो, आपने वाहन खरीदा हो, आपने वाहन लीज पर लिया हो, आपने वाहन गिरवी पर रखा हो, तो इस प्रकार की चीज़ें अगर होती है तो उसे हम असाइनमेंट कहते हैं। अगर इस प्रकार की चीज़ें आप करते हैं तो आप पंजीकरण के लिए कौन सा फॉर्म आवेदन पत्र है वो भरते हैं, ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है, आपने कमेंट सेक्शन में जरूर दिया होगा, राइट आंसर हो जाएगा फॉर्म नंबर 27। प्रश्न संख्या 64 देखते हैं, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की कौन सी धारा बीमारी या विकलांगता के आधार पर ड्राइविंग लाइसेंस निरसन से संबंधित है। यानी अगर आप लाइसेंस आपने प्राप्त कर लिया, 2 साल ठीक थे, तीसरे साल आप आंखों से अंधे हो गए, तो भी अब गाड़ी थोड़ी चला सकते हैं, लाइसेंस तो है लेकिन गाड़ी नहीं चला सकते, तो कौन सी धारा है वो आपको आपके लाइसेंस को रिजेक्ट कर देती है, ये आपको बताना है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा धारा 16, मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 16 है, वो आपके लाइसेंस को निलंबन के लिए प्रावधान है, वो करती है। अगर आप किसी गंभीर बीमारी से बीमार हो चुके हैं तो आपका लाइसेंस रद्द है, वो किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 65 पर बात करते हैं, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की किस धारा में गति सीमा का उल्लेख है। बहुत सिंपल प्रश्न है, गति सीमा का प्रश्न इस पेपर में 2 बार आ चुका है, तो धारा 112 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 66 देखते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है, किराया खरीद समझौते की समाप्ति के लिए आवेदन करते समय कौन सा फॉर्म 35 में अपना हस्ताक्षर करेगा। दोस्तों यहाँ पर एक बात आई, खरीद समझौता समाप्ति या किराए पर अगर आप लेते हैं तो इस
पहले तो हमने लिया था कि भाई फॉरम नंबर 27 है, वो तो हमने लीज पट्टे पर लिया था, यानी कि हायर किया था, खरीदा था, लीज पर लिया था, गिरवी लिया था। हाइपोथेकेशन यानी कि हमने गिरवी रख लिया था इसको, हाइपोथेकेशन या गिरवी एक ही चीज़ है। तो यहाँ पर तो हमने 27 नंबर फॉरम भरा था, ये तो लेने के लिए। अब हम इस लीज को, इस हायर को, इस गिरवी रखने को, इस हाइपोथेकेशन को हम समाप्त करने के लिए फॉरम नंबर 35 भरते हैं। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो इसमें कौन कौन साइन करता है? पंजीकृत मालिक, फाइनेंसर, पंजीकरण प्राधिकरण, ए और बी दोनों। तो इस फॉरम पे साइन कौन कौन करेगा? पंजीकृत मालिक करेगा और फाइनेंसर करेगा, जिसने इसको फाइनेंस पे दिया है। तो ए और बी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न इसने यहाँ पर रखा है। खराब बैटरी टर्मिनल के साथ इंजन शुरू करने का क्या परिणाम है? वो होगा, बैटरी का टर्मिनल अगर खराब है तो क्या होगा? इंजन शुरू है वो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 68 देखते हैं। यदि कम चिपचिपापन ग्रेड तेल का उपयोग किया जाता है तो इंजन के प्रदर्शन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर दोस्तों मैं आपको चीज़ बताऊं, अगर इंजन के पुर्जे हैं, ये पिस्टन है, ये पिस्टन गति कर रहा है सिलेंडर के अंदर, ठीक है, ये पिस्टन ऊपर नीचे कर रहा है, तो यहाँ ये इसकी दीवारें हैं, ये ऑयल से भीगी हुई है। अगर यहाँ पर इन ऑयल में चिकनापन अगर कम है तो ये रगड़ थोड़ा कठिनाई से खाएगा। कठिनाई से खाएगा मतलब क्या है कि ये मतलब कि गति है वो कम प्रदान करेगा वाहन को। अब हमें गति करवानी है तो हमें स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। स्पीड बढ़ाने का मतलब है कि हमारा जो ईंधन है वो ज़्यादा खपत होगा। सीधी सी बात है, ये पुर्जे मतलब कि मुश्किल से गति करेंगे, मुश्किल से हार्डनेस आएगी तो लोड बढ़ेगा, लोड बढ़ने से ईंधन की खपत है वो अधिक हो जाएगी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उच्च ईंधन खपत का क्या कारण है? उच्च ईंधन खपत, रेडिएटर में कम जल स्तर, क्लोज्ड एयर क्लीनर, दोषपूर्ण थर्मोस्टेट वाल्व, निकास कई गुना भारी होना। थर्मोस्टेट वाल्व अगर दोषपूर्ण है तो दोस्तों यहाँ पर आपके वाहन का इंजन गर्म हो सकता है, लेकिन उच्च ईंधन खपत का कारण नहीं होगा। यहाँ पर अगर आपका एयर क्लीनर क्लोज्ड है यानी कि बंद पड़ा है तो दोस्तों आपके जो वाहन है इसको पर्याप्त हवा है वो नहीं मिल पाएगी, और इस कंडीशन में ईंधन खपत है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि हवा और जो ईंधन का जो मिश्रण होता है वो उचित हो, इसके लिए एयर क्लीनर है हम लगाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 70 देखते हैं। आप इंजन ऑयल की स्तर की जांच कैसे करते हैं? इंजन ऑयल की जांच करने के लिए दोस्तों डिपिस्टिक का प्रयोग किया जाता है। आप सभी को पता है डिपिस्टिक, कुछ यूट्यूबर है वो इसको लिपस्टिक भी बोलते हैं, तो आपको लिपस्टिक इसका नहीं रखना है, आपको इसको डिपिस्टिक ही बनाए रखना है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। तो प्रश्न संख्या 70 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा इंजन ऑयल डिपिस्टिक के साथ है, इसका ऑयल लेवल है वो देखा जाता है। प्रश्न संख्या 11 2011 की जनगणना अनुसार हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? तो ये हिमाचल प्रदेश HP, मैंने आपको सबसे पहले ही बता दिया था कि ये पेपर कहाँ से था। तो दोस्तों ये पेपर था हिमाचल प्रदेश का। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आप ड्राइवर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसकी तैयारी कर रहे हैं, ड्राइवर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों स्टडी एट होम हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है। क्या नाम है उसका? स्टडी एट होम। आप गूगल प्ले स्टोर पे आप ये नाम लिखोगे स्टडी एट होम तो ये आपको मिल जाएगा, इसको डाउनलोड करें। इस पर ड्राइवर से संबंधित आपको बुक मिल सकती है, ऑल इंडिया ड्राइवर एग्जाम रिव्यू, यानी भारत में आज तक जितने एग्जाम हुए हैं उनमें जितने प्रश्न आए हैं वो सारे के सारे प्रश्न आपको एक ही बुक में मिल जाएंगे। वो भी मिलता है दिल्ली पुलिस ड्राइवर के लिए दोस्तों कोर्स मिलता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप ओल्ड जो पेपर PDF है ड्राइवर की, ओल्ड ड्राइवर PDF ये प्राप्त करना चाहते हैं विद सॉल्यूशन, ये भी इसके लिए भी हमने एक नया कोर्स लॉन्च कर दिया है। तो इसके लिए भी आप हमारे स्टडी एट होम मोबाइल को एप्लीकेशन डाउनलोड करें। उसमें ओवर सेक्शन बना, ओवर कोर्स सेक्शन बना हुआ है, इसमें ऑल ओल्ड PDF पेपर है, उस नाम से एक कोर्स आपको मिलेगा। इस कोर्स में आप जाओगे तो सभी जो पेपर है यहाँ पर अपलोड कर दिए गए हैं, आप इन्हें भी देख सकते हैं। तो अभी हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है स्टडी एट होम डाउनलोड करें अगर आप सरकारी ड्राइवर बनना चाहते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगा? अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा, ताकि हम आगे का जो वीडियो लेकर आ रहे हैं उस पर हम प्लान कर सकें भी आपको किस प्रकार से क्या करवाना है। कुछ स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि इस पेपर को आपको 10 मिनट या 15 मिनट में एंड करवा देना चाहिए था, बिना कुछ समझाए, प्रश्न पढ़ा सीधा उत्तर। तो क्या आप वो चाहते हैं? तो आप अपना कमेंट, अपना जो अपनी राय है, अपना जो सजेशन है, सुझाव है, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो दोस्तों इसके अलावा फिर से कहता हूं कि इस वीडियो को अगर पसंद आए तो इसको दोस्तों के पास में जरूर शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें दोस्तों, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।